कक्षा दसम सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें विश्व व्यापार संगठन के बारे में तथा छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करने के में प्रतिस्पर्धा करें अथवा अगर नहीं कर सकते हैं तो वो रास्ते से हट जाएं, व्यापार के मार्ग से हट जाएं। इसमें रवि की एक लघु उत्पादन इकाई बढ़ती प्रतिस्पर्धा से किस प्रकार प्रभावित हुई। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संयंत्रों का एक निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया। सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संयंत्रों के आयात पर से प्रतिबंध को हटा लिया। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से उसकी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। इस प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। ये कंपनियां अब कम कीमत पर विदेशों से सामान का आयात करने लगीं। ये कंपनियां अब कम कीमत पर, इससे रवि की कंपनी का संकट का छा गया। उत्पादन लागत अधिक होने के कारण प्रतिस्पर्धा से हार मानकर उत्पादन रोक देना एक उपयुक्त विकल्प नहीं है। उत्पादन रोकने की बजाय रवि को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ठहरने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। स्वयं अधिक परिश्रम करना और अपने कर्मचारियों को अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करना। उत्तम किस्म का कच्चा माल व नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अपने उत्पादन की गुणवत्ता सुधारना तथा उत्पादन लागत को कम करना। कम ब्याज दर पर ऋण लेकर अपनी औद्योगिक इकाई का विस्तार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना। विक्रय संवर्धन की नवीनतम तकनीकी को अपनाकर अपने बाजार का विस्तार करना। नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र। प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकता और उचित ब्याज दर पर साख की समय सीमा पर उपलब्धता। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें भारतीय उत्पादकों को किस तरह मदद करेंगी? क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी? क्यों? क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है? क्यों? क्या आप कोई ऐसा सुझाव दे सकते हैं जिसे सरकार अपना सके? चर्चा कीजिए। ये तीनों चीज़ें: बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन, सूचना तंत्र। प्रौद्योगिकी में सुधार, आधुनिकीकरण, उचित ब्याज दर पर साख की समय उपलब्धता के प्रयोग से लघु उत्पादकों की उत्पादन की किस्मों में सुधार करके उत्पादन लागत को कम करके लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाएंगे। उदारीकरण की नीतियों को सही ढंग से लागू करने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां सड़कों, पानी, कच्चा माल, विपणन, सूचना तंत्र, प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण, बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छुक हैं। उनका उद्देश्य धन कमाना होता है और उद्योगपतियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराकर वे पर्याप्त मात्रा में धन कमा सकती हैं। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने से निश्चित रूप से सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी सुविधाओं के विकास के लिए विशाल धनराशि के निवेश की आवश्यकता होती है, अर्थात इसके निवेश के प्रतिफल देर से मिलते हैं। सरकार एक ओर स्वयं निवेश करके इन सुविधाओं का विस्तार कर सकती है तथा दूसरी ओर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इन सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार देश में निवेश के लिए विदेशी भारतीयों को आमंत्रित करे, इन क्षेत्रों में निवेश के लिए उदार नीति अपनाए या निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न हुई अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा ने श्रमिकों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अब अधिकांश श्रमिकों का रोजगार स्थायी और सुनिश्चित नहीं रह गया है। वस्त्र निर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा। अमेरिका, यूरोप में वस्त्र उद्योग से जुड़ी बड़ी कंपनियां
भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की अत्यधिक कोशिश करते हैं। चूँकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने का प्रयास करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटे तक काम करने पड़ते हैं और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी बहुत कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यद्यपि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में सहायता मिली है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिल पाया है। एक कपड़ा श्रमिक की कहानी। सुशीला, आयु 35 वर्ष, ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष तक काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि, अतिरिक्त समय में कार्य के लिए अतिरिक्त दोगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई थी। 6 माह तक रोजगार की खोज करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बाद भी वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिनों सुबह 7:30 से अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के पास की फैक्ट्रियां तो काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। उपयुक्त उदाहरण भारत की अन्य छोटी औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों पर भी लागू होते हैं। वर्तमान में अधिकतर श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। संगठित क्षेत्र की कार्य स्थितियाँ भी असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं। वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है? वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। वस्त्र उद्योग के श्रमिकों पर प्रभाव। प्रतिस्पर्धा ने उनके वेतनमानों, काम के घंटों, परिवहन, शिक्षा, स्वरूप एवं आवास सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। श्रमिकों की छटनी का भय बढ़ गया है। भारतीय निर्यातकों पर प्रभाव। अच्छी गुणवत्ता व डिजाइन वाले वस्त्रों की मांग बढ़ने से भारतीय निर्यातकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में ठहरने के लिए उन्हें कुशल श्रम प्रौद्योगिकी पर निवेश भी बढ़ाना पड़ रहा है। विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों पर प्रभाव। उन्हें स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करनी पड़ रही है तथा निवेश बढ़ाने, नवीनतम तकनीकी को अपनाने व कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों को नियुक्त करने में व्यय बढ़ाना पड़ रहा है। वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए निम्न वर्ग क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? निर्यातक फैक्ट्रियों की नियोक्ता क्या कर रहे हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही हैं? श्रमिक क्या कर रहे हैं? तो वैश्वीकरण से मिले लाभों को न्याय संगत बनाने के निम्न उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ऐसे नियम अधिनियम बनाए, उन्हें क्रियान्वित करे जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा हो तथा असंगठित क्षेत्र व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोषण से बचाया जा सके। निर्यातक फैक्ट्रियों के नियोक्ता वे वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारें, उत्पादन की लागत को कम करें, कुशल व प्रशिक्षित श्रम का नियोजन करते समय उनके वेतनमानों को उत्पादकता के संबद्ध करें तथा श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये छोटी इकाइयों जो श्रम बाहुल्य के प्रति उदार भी बनाएं। श्रमिक कंपनी के प्रति वफादारी निभाएं, बार बार हड़ताल पर न जाएं तथा हिंसा एवं संघर्ष का रास्ता छोड़ें। वर्तमान समय में भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर
नियोक्ताओं श्रमिकों के पक्षों का संक्षिप्त विवरण दें। भारत में कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाना चाहिए। जहां तक संभव हो श्रम गहन नीतियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने पर संधान करना चाहिए। वे बेरोजगार निस्तारण नीति अपनाएं तथा श्रम प्रबंध संबंध को मधुर बनाने का प्रयास करें। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संगत वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। यद्यपि शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण को प्राप्त हुए नवीन अवसरों का अच्छा उपयोग किया है, लेकिन यह भी सत्य है कि अनेक लोग इससे लाभान्वित नहीं हुए बल्कि उन्हें क्षति भी पहुंची है। वर्तमान में वैश्वीकरण एक ऐसी अवस्था बन चुकी है जिससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, नहीं यह उचित है। अतः अब न्याय संगत वैश्वीकरण की बात होने लगी है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि वैश्वीकरण के लाभों से सबकी हिस्सेदारी हो। न्याय संगत वैश्वीकरण को संभव बनाने में सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। सरकार अपने नीति निर्धारण के द्वारा धनाढ्य और प्रभावी लोगों के साथ साथ सामान्य लोगों के हितों का भी संरक्षण कर सकती हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। श्रमिक छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए समय समय पर मदद कर सकती हैं, जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो जाएं। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापक अवरोधों का उपयोग करने के साथ न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती हैं। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरोध में समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। बीते कुछ वर्षों में बड़े अभियानों, जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, जिससे सभी को लाभ हो, ये करने की कोशिश की जाए।